इसी बीच रूस यूक्रेन युद्ध पर एक बड़ी खबर आपको दे दी। रूसी MiG-31K ने 3 किजल मिसाइल दाग दी हैं। कीव में कैलिबर क्रूज मिसाइलों से कहर बरपाया है। 38वीं मरीन ब्रिगेड के ठिकानों पर FAB बम से हमला किया है। रूसी हमले में कीव में सैनिकों के ठिकाने तबाह हो चले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक खबर निकलकर सामने आ रही है। अड़तीसवीं मरीन ब्रिगेड के ठिकाने पर FAB बम से यह हमला। यूक्रेन का बारूदी बमला यहां पर बदला देखने को मिल रहा है। रूसी MiG-31K ने 3 किंजल मिसाइलें दागी हैं। कीव में कैलिबर क्रूज मिसाइलों से कहर बरपाया है और FAB हमले यहां पर देखने को मिल रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध पर यह बड़ी खबर। रूसी MiG-31K ने 3 किंजल मिसाइलें दागी हैं। ये बेहद बड़ा हमला यहां पर किया है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी है। आपको बता दें, रूस का खार्किव पावर प्लांट और रेलवे लाइन पर भी हमला देखने को मिला है। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले से कई इलाकों में अंधेरा छाया है। डोनबास ने रूसी होवित्जर का विध्वंसक एक्शन देखने को मिला। रूसी आर्टिलरी हमले में ऐतिहासिक चर्च भी तबाह हो गया है। ये साफ बताता है कि किस तरीके से रूस और यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले लगातार एक दूसरे पर जारी हैं। ये ताबड़तोड़ प्रहार देखने को मिल रहा है। इसी बीच एक और जानकारी, रूस ने निप्रोपेट्रोव्स्क पर बड़ा हमला किया है। रूस के टारगेट पर निप्रोपेट्रोव्स्क का पावर प्लांट है। निप्रो रेलवे स्टेशन पर उसका ड्रोन हमला देखने को मिला। निप्रो पर हमले के बाद लोगों में अफरा तफरी का माहौल है। तो लगातार ये बेहद भीषण हमले अब रूस और यूक्रेन दोनों ही ओर से पावर प्लांट्स को निशाना बनाया जा रहा है, रेलवे स्टेशंस को निशाना बनाया जा रहा है। कभी ड्रोन से अटैक, कभी मिसाइल दागी जा रही हैं, कभी मिग्स यहां पर प्रहार बरसाती हुई नजर आ रही हैं। ये बेहद बड़ा हमला रूस की ओर से, जहां पर निप्रोपेट्रोव्स्क का पावर प्लांट और निप्रो का रेलवे स्टेशन, जिसको हमले से यहां पर ध्वस्त करने की कोशिश। ये बेहद बड़ा टारगेट यहां पर पावर प्लांट को बनाया गया। आइए और बातचीत इसको लेकर करेंगे। टीपी त्यागी जी और अनुपम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। टीपी त्यागी जी, ये तमाम हमले हम लगातार देख रहे हैं, चाहे वो रूस की ओर से हो, चाहे वो यूक्रेन की ओर से हो। ये विध्वंसक हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तमाम शांति बहाली की कवायदें शुरुआती दौर में देखी गई थी, लेकिन अब तो वो शांति बहाली की चर्चा भी यहाँ पर सुनाई नहीं पड़ रही। कब तक ये हमले देखे जाएंगे, कब तक ये विध्वंस जारी रहेगा? कल को क्या होगा ये तो भविष्य के गर्त में छुपा है, लेकिन हाँ, जो हो रहा है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है। उससे जब हम अंदाजा लगाते हैं तो ये पता लगता है कि रशिया ने अचानक यूक्रेन के ऊपर बहुत भयंकर अटैक किया है, अब तक का सबसे बड़ा आक्रमण। और वो न केवल किंजल मिसाइल से, जो कि एक बैलिस्टिक मिसाइल है, हाइपरसोनिक है, ध्वनि की रफ्तार से 10 गुना तेज चलती है और वो स्ट्रेटोस्फीयर की बाउंड्री पर चलती है, लिहाजा उसको पकड़ना भी आसान नहीं है। ऐसे ही कैलिबर मिसाइल से, जिसको आप अमेरिका की टॉम हॉक मिसाइल की तरह मान सकते हैं, जो क्रूज मिसाइल है, करीब करीब 2500 किलोमीटर उसका रेंज है। और उसके साथ साथ फैब बम, यानी कि 500 केजी के बम, और प्लस ग्लाइड बम्स भी, यानी कि वो ग्लाइड बम जो हवाई जहाज से करीब सैकड़ों किलोमीटर आगे तक ग्लाइड करते हैं, विंग निकल आते हैं, प्रिसीशन स्ट्राइक करते हैं, क्योंकि या तो लेजर से या इंफ्रारेड से या जीपीएस सिस्टम से उनका टारगेटिंग और नेविगेशन किया जाता है। ये अटैक किए जा रहे हैं लगातार। ये पेक्रोवस्क की लड़ाई को छोड़ के पेक्रोवस्क में भी उन्होंने पावर प्लांट पे, रेलवे स्टेशन पे, उनकी एनर्जी ग्रिड पे, गैस स्टेशन के ऊपर, पंपिंग स्टेशन के ऊपर, तेल स्रोतों के ऊपर, ये सब हमले किए हैं। और रशिया ने ऑर्डर कर दिया है कि 1 हफ्ते के अंदर मुझे पोक्रोवस्क चाहिए और 1 जनवरी 2026 तक
मुझे डॉनबास चाहिए। डॉनबास की एक चर्च को भी उन्होंने डेमोलिश कर दिया है। तो कुल मिला के स्थिति ये है कि रशिया ने तो यूक्रेन के अंदर करीब 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 30% से थोड़ा सा कम एरिया जीत लिया है। नुकसान दोनों तरफ हुआ है। बिल्कुल। अगर कोई पूछने वाला है कि यूक्रेन को क्या मिला है, यूक्रेन अब ये तो अभी तो चल रहा है, अभी तो वो छाती फुला के बढ़ रहा है, लेकिन वो ये नहीं समझ रहा है कि ये जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, इन्होंने उसे बलि का बकरा बना दिया है। ये यूक्रेन को पाकिस्तान समझते हैं, यानी कि अनरिलायबल, अनक्रेडिबल। अगर अगर इसको सही में अच्छा समझते होते तो ये तो 10 साल से चिल्ला रहा था कि मुझे नेटो में शामिल कर लो, उन्होंने नहीं किया, जबकि उन्होंने स्वीडन और फिनलैंड को कर लिया शामिल। तो कुल मिला के, और वो जो भी हथियार दे रहे हैं, वो हथियार या तो सेकंड हैंड है, या टेस्टिंग के लिए है, या थोड़े बहुत हथियार नए हैं, वो भी अमेरिका अब वाया नेटो कंट्रीज दे रहा है, यानी कि पैसे यूरोपियन कंट्रीज देंगे, फायदा अमेरिका को होगा। तो ये चीजें समझ में आनी चाहिए एक स्टेट्समैन को। अब रशिया के इस अटैक के बाद अगर यूक्रेन पलटवार करता है, जो उसने प्रारंभ भी कर दिया है, अगर वो पलटवार करता है तो रशिया फिर और ज्यादा पलटवार करेगा। क्योंकि पिछले 4 साल का रिकॉर्ड आप देख लीजिए, जब भी यूक्रेन ने अटैक किया, रशिया ने उससे ज्यादा इंटेंसिटी से अटैक किया, यानी कि यूक्रेन का और नुकसान। कौन सा स्टेट्समैन ये कहेगा कि मेरी जरा सी जिद नेटो में शामिल करने के लिए पूरे देश को उसने तबाह बिल्कुल। कर दिया? और यही रशिया की प्लानिंग है कि वहीं के लोग उठ के कहे कि जेलेंस्की जी अब आप बिल्कुल, जाइए, बिल्कुल सर, अब जिस या तो तरीके से आप आपने कहा सरेंडर पिछले करो 4 या साल आपका से मर्डर केवल ये होगा। वार पलटवार का सिलसिला ही देखा जा रहा है। हालांकि तमाम शांति बहाली की कोशिशें भी हमने देखी, लेकिन जैसे ही शांति बहाली को लेकर बात होती थी, उसके बाद एक और ऐसा विध्वंसक हमला किया जाता था कि वो बात धरी की धरी रह जाती थी। अनुपम जी, आपके पास में आऊंगी, जिस तरीके से बुनियादी ढांचे, चाहे वो पावर प्लांट्स हो, ऑयल डिपोज हो या फिर रिहायशी इलाके हो, लगातार यहाँ पर उन पर ये जो मिसाइल अटैक किए जा रहे हैं, ये क्या करना क्या चाह रहे हैं, क्या दर्शाना चाह रहे हैं? क्या ये पावर का प्रदर्शन है, ईगो का प्रदर्शन है? देखिए, ये युद्ध की एक बहुत सोची समझी रणनीति है जिसके ऊपर रूस काम कर रहा है। अब रणनीति ये है कि सर्दियां पड़ने वाली है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर दुनिया का एक बार फिर से बर्फ के चादरों में लिपट जाएगा, और उसके पहले रूस चाहता है कि यूक्रेन को एक जबरदस्त घाव दे। तभी आप इसके पैटर्न को देखिए, 1-2 दिन मामला शांत सा दिखता है और उसके बाद अचानक से एक बड़ा हमला रूस के द्वारा कर दिया जाता है। यूक्रेन को एक खास तरह की लड़ाई के माध्यम से कमजोर किया जा रहा है और उसके ऊपर लगातार प्रहार किए जा रहे हैं। किंजल मिसाइलें तक निकाल ली गई हैं। इसका साफ संदेश है कि वो सर्दियों से पहले रूस को पूरी तरह से तबाह कर देना चाहते हैं, और खास प्रहार उनका है एनर्जी सेक्टर के ऊपर, पावर प्लांट्स के ऊपर, गैस स्टेशन के ऊपर, और वो सब चीजें जहां से एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है जो कि सर्दियों में काम आएगी, उन सब को रूस पहले ही नकारा बना देना चाहता है। अब इससे रूस का फायदा ये है कि युद्ध सर्दियों में कुछ हफ्तों के लिए थोड़ा सा एक लीन पैच जाएगा, तो उस समय तक रूस एक बड़ी बढ़त हासिल कर ले। और जैसा कर्नल साहब कह रहे थे कि जनवरी के महीने के आते आते तक कुछ महत्वपूर्ण इलाके रूस के पूरी तरह से कब्जे में आ जाए। अब इससे होगी 2-3 चीजें। जब सर्दियां पड़ेंगी और वहां पर अफरा तफरी का माहौल होगा, एनर्जी सेक्टर पूरी तरह तबाह हो चुका होगा, कहीं से गैस नहीं मिलेगी, और ये ईस्टर्न यूरोपियन देश गैस से और एनर्जी से के लिए बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहते हैं। तो जब वो सारी चीजें तबाह हो जाएगी तो फिर आम जनता के अंदर एक विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। और जैसा कर्नल टीपीदाई कह भी रहे थे कि वो रूस का प्लान यही है कि वो आम जनता ही उठ खड़ी हो अपने नेताओं के विरोध में, यानी कि जेलेंस्की के विरोध में। तो एक इस तरह की सिचुएशन डे बाय डे क्रिएट करने की कोशिश रूस के द्वारा करी जा रही है, क्योंकि रूस भी जानता है इस युद्ध को 4 साल हो गए हैं, और 4 साल एक लंबा समय होता है, उसमें उसकी ताकत भी वेस्ट हो रही है, उसकी एनर्जी भी वेस्ट हो रही है, उसके सैनिक भी मारे जा रहे हैं। तो उन सब चीजों का एक अंत होना चाहिए, उसको एक सोची समझी रणनीति के तहत अंत की ओर ले जाया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये जो सर्दियां आएंगी, तब तक आते आते ये युद्ध काफी हद तक खत्म होने के कार पहुंच जाएगा, और वो उसका अंत सिर्फ एक यही होगा कि रूस जो इलाके चाहता है, डोनबास का रीजन, डोनेट्स्क का, लुहांस्क का रीजन, वो रूस को मिल जाए, और यूक्रेन की जो जिद है नाटो में जाने की, वो खत्म हो जाए, और जेलेंस्की अपनी गद्दी छोड़ दे। तो ये तमाम जो टारगेट्स हैं उनकी तरफ रूस बढ़ना चाहता है, और समय रहते बढ़ना चाहता है। इसीलिए आप इस खास तरह के युद्ध के पैटर्न को देखेंगे।
बिल्कुल, ये पैटर्न लगातार ऑब्जर्व किया जा रहा है और जिस तरीके से अड़िगता यहाँ पर लगातार रूस की ओर से, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़कर ये इनसाइट्स शेयर करने के लिए। इन खबरों के साथ वक्त छोड़ से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे।